ये कहानी है 200 साल की, एक महागाथा, एक देश की जो अपनी आत्मा के लिए लड़ रहा था। ये उस आग की कहानी है जो करोड़ों दिलों में सुलग रही थी और उन शहीदों की जिनके वजह से आज हम आजाद हैं। जरा सोचिए, कुछ ऐसा ही तो हुआ था हमारे देश के साथ। कोई बाहर से आया, हमारे ही घर में घुसा, हमें ही नौकर बना लिया और पता है क्या कहा कि ये सब हमारी भलाई के लिए हो रहा है। लेकिन इस देश ने झुकने से इनकार कर दिया। तो कहानी शुरू होती है पहले पड़ाव से, व्यापारी से शासक तक। चलिए समझते हैं कि कैसे एक ट्रेडिंग कंपनी, सिर्फ व्यापार करने आई ये कंपनी, धीरे धीरे पूरे देश पर कब्जा कर लेती है। तो कहानी शुरू होती है उस दौर से जब भारत को सच में सोने की चिड़िया कहा जाता था। सोचिए, 17वीं सदी का भारत, दौलत की कोई कमी नहीं, व्यापार फल फूल रहा है और यहाँ के रेशम और मसालों की पूरी दुनिया दीवानी थी। जाहिर है यूरोप के व्यापारी इस सोने की खान तक पहुंचना चाहते थे। और बस इसी लालच में 1608 में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला जहाज सूरत के किनारे आ लगा। ये तो बस एक शुरुआत थी। अगले 150 सालों में इस छोटी सी ट्रेडिंग कंपनी ने धीरे धीरे बड़ी चालाकी से सूरत, मद्रास, बॉम्बे, कलकत्ता, हर जगह अपनी जड़ें जमा ली। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये एक सोची समझी चाल थी। और फिर आया साल 1757, एक ऐसा मोड़ जिसने इतिहास की धारा ही बदल दी, पलासी की लड़ाई। ये लड़ाई मैदान में नहीं बल्कि धोखे से जीती गई थी। कंपनी ने क्या किया? उन्होंने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के ही सेनापति मीर जाफर को खरीद लिया। बस इस एक धोखे ने कंपनी के चेहरे से वो व्यापारी का नकाब उतार फेंका और उनकी असली शासक बनने की भूख दुनिया के सामने आ गई। तो अब बात करते हैं 1857 की, वो पहली चिंगारी जिसने पूरे देश में एक विद्रोह की आग भड़का दी। उस वक्त अंग्रेजों की नीतियां जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, मतलब अगर किसी राजा का अपना बेटा नहीं है तो वो गोद लिए हुए बेटे को अपना राज नहीं दे सकता। ऐसी नीतियों ने पूरे भारत में गुस्सा भर दिया था और इसी अन्याय के खिलाफ एक आवाज गूंजी, रानी लक्ष्मीबाई की आवाज, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। देखिए, ये विद्रोह सिर्फ उन चर्बी वाले कारतूसों की वजह से नहीं हुआ था। ये तो 100 साल से दबी हुई घुटन का एक ज्वालामुखी था जो फट पड़ा। मंगल पांडे की ललकार, रानी लक्ष्मीबाई की तलवार, पूरा देश एक साथ उठ खड़ा हुआ। हाँ, ये सच है कि इसे बड़ी बेरहमी से कुचल दिया गया, लेकिन इस विद्रोह ने आज़ादी का वो बीज बो दिया था जो आगे चलकर एक बहुत बड़ा पेड़ बनने वाला था। 1857 के बाद आज़ादी की लड़ाई एक नए मोड़ पर आ खड़ी हुई। अब मैदान में अलग अलग सोच, अलग अलग विचारधाराएं और नए नए नेता सामने आ रहे थे। तो अब आज़ादी पाने के लिए दो रास्ते सामने थे, बिल्कुल अलग। एक तरफ था गांधी का रास्ता, अहिंसा का, सत्याग्रह का, और दूसरी तरफ थे भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी जिनका मानना था कि लोहा लोहे को ही काटता है और आज़ादी सिर्फ सशस्त्र संघर्ष से ही मिल सकती है। क्रांतिकारियों की सोच को समझना हो तो भगत सिंह की ये बात बहुत कुछ कह जाती है। 1929 में जब उन्होंने दिल्ली की असेंबली में बम फेंका तो उनका मकसद किसी की जान लेना नहीं था। नहीं, उनका मकसद था उस बहरी सरकार के कानों तक अपनी आवाज पहुंचाना। वो ये बताना चाहते थे कि जुल्म का जवाब उसी की भाषा में देना जरूरी है। तो चलिए अब बात करते हैं गांधी जी के सत्याग्रह की, एक ऐसा हथियार जिसने सच्चाई और नैतिकता की ताकत से लड़ाई का पूरा रुख ही मोड़ दिया। जब गांधी जी साउथ अफ्रीका से लौटे तो वो अपने साथ एक ऐसा हथियार लेकर आए जो दुनिया ने पहले कभी देखा ही नहीं था, सत्याग्रह, यानी सत्य की शक्ति। उनका मानना था कि अंग्रेजों को तोपों और बंदूकों से नहीं बल्कि उनकी अपनी ही अंतरात्मा को जगाकर हराया जा सकता है। लेकिन फिर 1919 में एक ऐसी घटना हुई जिसने हर भारतीय की आत्मा को झंझोड़ कर रख दिया। जलियांवाला बाग, जहां जनरल डायर के एक हुक्म पर हजारों निहत्थे लोगों पर गोलियों की बौछार कर दी गई। ये जो संख्या है ना, ये उस दिन के वहशीपन की गवाही देती है। इस नरसंहार के बाद एक बात शीशे की तरह साफ हो गई कि अंग्रेज कभी भी हमारे दोस्त नहीं हो सकते। जलियांवाला बाग के जख्मों के बाद गांधी जी ने 1920 में असहयोग आंदोलन का बिगुल बजा दिया। रणनीति एकदम सीधी और साफ थी, ब्रिटिश सरकार को हर तरह से ठप कर दो। छात्रों ने स्कूल छोड़ दिए, वकीलों ने अदालतें, लाखों लोग एक साथ उठ खड़े हुए और अंग्रेजी हुकूमत से अपना हर नाता तोड़ लिया। फिर आया साल 1930 और गांधी जी एक और अनोखे आइडिया के साथ सामने आए, नमक सत्याग्रह। सोचिए, अंग्रेजों ने नमक जैसी मामूली सी चीज पर भी टैक्स लगा रखा था।
तो गांधी जी ने क्या किया? वो 390 किलोमीटर पैदल चले और दांडी के समंदर किनारे जाकर अपने हाथ से एक मुट्ठी नमक बनाया। देखने में तो ये बस एक मुट्ठी नमक था, लेकिन इस एक मुट्ठी ने ब्रिटिश साम्राज्य की चूल्हे हिलाकर रख दी। और अब हम आ पहुंचे हैं इस कहानी के आखिरी और सबसे निर्णायक दौर में, करो या मरो। दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका था, दुनिया बदल रही थी और अब भारत की सिर्फ एक ही मांग थी, पूरी आजादी, और वो भी तुरंत। 8 अगस्त 1942 इस दिन गांधी जी ने वो नारा दिया जिसने पूरे देश में बिजली दौड़ा दी, करो या मरो। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये एक ऐलान था कि अब बातचीत का समय खत्म, अंग्रेजों को अब इसी वक्त भारत छोड़ना ही होगा। ये आखिरी लड़ाई का शंखनाद था। और ठीक इसी समय एक और महान नेता, सुभाष चंद्र बोस, एक दूसरा रास्ता अपना रहे थे। उनका साफ मानना था कि अंग्रेजों को भारत से भगाने के लिए हथियारों की जरूरत पड़ेगी। उन्होंने सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज को फिर से खड़ा किया और वो ऐतिहासिक नारा दिया जिसने लाखों लोगों के दिलों में क्रांति की ज्वाला जला दी। आज़ादी तो मिली, लेकिन उसकी कीमत क्या चुकानी पड़ी? चलिए अब इस कहानी के सबसे दर्दनाक पहलू पर नजर डालते हैं, जीत के साथ आई उस त्रासदी पर। देखिए, दूसरे विश्व युद्ध ने ब्रिटेन की कमर तोड़ दी थी। वो आर्थिक रूप से बिल्कुल कंगाल हो चुके थे। अब भारत पर राज करना उनके बस की बात नहीं रही। 1945 के बाद तो चीजें बहुत तेजी से बदलीं और बस 2 साल के अंदर 1947 में भारत की आज़ादी का ऐलान हो गया। 15 अगस्त 1947 की वो रात एक ही सिक्के के दो पहलू लेकर आई। एक तरफ थी 200 साल की गुलामी से आज़ादी की बेहिसाब खुशी, तो दूसरी तरफ था बंटवारे का वो दर्दनाक जख्म। एक ऐसा जख्म जिसने करोड़ों लोगों को अपने ही घर में बेघर कर दिया। तो आखिर में बस एक सवाल बचता है, ये आज़ादी हमें मुफ्त में नहीं मिली, इसकी कीमत जिंदगियों से, बलिदानों से और लहू से चुकाई गई है। अब सवाल ये है कि हम सब इस विरासत का सम्मान कैसे करते हैं।